हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आज के लेक्चर में हम तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो न्यूरॉन है उनके अंदर इम्पल्स उत्पन्न होते हैं, न्यूरल इम्पल्स या आवेग उत्पन्न होते हैं, और किस तरह से इन आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर संचरण किया जाता है या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इन आवेगों को भेजा जाता है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, उन गुणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम तंत्रिका आवेग एवं संचरण का स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले तो तंत्रिका आवेग क्या है। अब सबसे सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन है, हमारा जैसे कोई संवेदी अंग है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आई का। हमारी जो आंख है एक प्रकार का संवेदी अंग है। आंख से एक नर्व निकलती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है पीछे की ओर जाकर किसके साथ अटैच है, ब्रेन के साथ, मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। किसी भी वस्तु को हमने देखा, उस देखने की क्रिया को हम बोलते हैं उद्दीपन। जो वस्तु हमने देखी एक प्रकार का क्या है, वो स्टिमुलस है, उद्दीपन है। आंख उस उद्दीपन को ग्रहण करती है और ऑप्टिक नर्व की सहायता से, एक नर्व जो हमारे इस दोनों के बीच में पाई जा रही है उसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। इसकी सहायता से जो उसने उद्दीपन ग्रहण किया है उसे वह ब्रेन तक पहुंचाती है। अब ब्रेन तक पहुंचाने में कौन सहायता कर रहा है, नर्व, ऑप्टिक नर्व। एक प्रकार का क्या है, एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो तंत्रिका आवेग की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी जो उद्दीपन है उसको हमारे संवेदी अंग ग्रहण करते हैं और उस उद्दीपन को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण, उस उद्दीपन के कारण तंत्रिका कोशिकाओं की उत्तेजना बढ़ती है या तंत्रिका कोशिकाओं का उत्तेजन होता है, जिसे ही हम तंत्रिका आवेग कहते हैं। तो सिंपल वे में तंत्रिका आवेग क्या है, किसी भी संवेदी अंग द्वारा उद्दीपन को ग्रहण करके जब हमारे तंत्रिका तंत्र में पहुंचाया जाता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं को जब उनको भेजा जाता है तो तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजना उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न होने वाली उत्तेजना को ही तंत्रिका आवेग कहा जाता है। जैसे आंख है, आंख ने देखने वाला उद्दीपन लिया, ब्रेन तक पहुंचाया, तो हमारी जो तंत्रिका कोशिका है उनके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी। कान है, सुनने की क्रियाविधि में भी तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजना उत्पन्न होगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है, उद्दीपन को ग्रहण करना, उद्दीपन ग्रहण करने से तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजना का उत्पन्न होना, तंत्रिका आवेग कहलाता है। सेकंड, हमारा जो मस्तिष्क है सभी संवेदनाओं को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या तंत्रिका आवेग या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करता है। किसी भी प्रकार की संवेदना हो, चाहे देखने से संबंधित संवेदना हो, सुनने से संबंधित संवेदना हो, स्पर्श से संबंधित संवेदना हो, अलग अलग प्रकार की सभी संवेदनाओं को मस्तिष्क या ब्रेन विद्युत आवेग के रूप में या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ग्रहण करता है। उद्दीपन अलग अलग प्रकार के हैं। देखना एक अलग प्रकार का उद्दीपन है, सुनना एक अलग प्रकार का उद्दीपन है, स्पर्श एक अलग प्रकार का उद्दीपन है। अलग अलग प्रकार के संवेदी अंग इसमें काम में आ रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क द्वारा उनको केवल एक ही रूप में ग्रहण किया जाएगा और वह रूप होता है विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में मस्तिष्क उनको ग्रहण करेगा। या तंत्रिका आवेग जो हम बोल रहे हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है या विद्युत आवेग होता है, उसके रूप में ब्रेन के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा इनको ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जा रहे हैं,
उन प्रॉपर्टी के कारण ये तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, उनके कारण ये विभिन्न प्रकार के विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न होंगे। अब उन विशेष गुणों का हमें अध्ययन करना है। तो न्यूरॉन के अंदर जो सबसे पहला विशेष गुण पाया जाता है उसे बोला जाता है एक्साइटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता। पहला जो इसका गुण मिलेगा, न्यूरॉन के गुण हम पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के कुछ विशेष गुण हैं। तो उस गुण में पहला गुण है उत्तेजनशीलता, या इसे ही हम बोल सकते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइट होने की एबिलिटी पाई जा रही है, एक्साइट होने की एबिलिटी उसके अंदर उपस्थित है, इस एक्साइटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता बोला जाता है। क्या होती है उत्तेजनशीलता? जब न्यूरॉन को एक मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस या उद्दीपन मिले और उसके साथ साथ यह उद्दीपन मिनिमम ड्यूरेशन के लिए मिले, या सिंपल वे में हम बोले, यानी पहला तो क्या इसका गुण क्या होना चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ जो स्टिमुलस या उद्दीपन मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कम से कम जितने स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो उतना स्ट्रेंथ उस स्टिमुलस का होना चाहिए। दूसरा, ये जो स्टिमुलस है यह मिनिमम टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, एक निश्चित कुछ समय है, मिनिमम ड्यूरेशन जो है उस समय तक के लिए उद्दीपन मिलेगा तो तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है। यानी मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितनी कम, सबसे कम जितने तंत्रिका कोशिका को उत्तेजित होने की आवश्यकता है उस स्ट्रेंथ का वह उद्दीपन या स्टिमुलस होना चाहिए, और मिनिमम ड्यूरेशन या मिनिमम टाइम, कम से कम जितने टाइम में तंत्रिका कोशिका उत्तेजित हो सकती है उतने टाइम में वह उद्दीपन होना चाहिए जिससे कि वह तंत्रिका कोशिका उत्तेजित हो जाएगी। तो पहला जो विशेषता तंत्रिका कोशिका की पाई जा रही है इसमें उत्तेजनशीलता या एक्साइटेबिलिटी का गुण पाया जाता है, एक्साइट होने की इसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। सेकंड जो गुण तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का होता है कंडक्टिविटी या चालकता जिसे बोला जाता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है चालकता, या इसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि तंत्रिका कोशिकाओं में जो उद्दीपन मिला है या इम्पल्स मिला है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। नाम के अंदर ये चालकता, यानी तंत्रिका कोशिका को जो भी उद्दीपन मिला है वह उसे एक पॉइंट से अपने कहां तक पहुंचाती है, लास्ट पॉइंट तक पहुंचाती है। जैसे न्यूरॉन अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस प्रकार का न्यूरॉन है, ये इसके क्या है, सिनेप्टिक बल्ब्स है। तो यहाँ उद्दीपन मिला डेंड्राइट से, तो यहाँ से ये इसको लेकर जाएगी अपने नीचे सिनेप्टिक जो नॉब्स होते हैं, पुटिकाएं जो होती है वहां तक लेकर जाती है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक ये लेकर जाती है उद्दीपन को, जिसे हम कंडक्टिविटी या चालकता कहते हैं। यानी इम्पल्स को कंडक्ट करने की विशेषता न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के अंदर पाई जाती है। जो भी उद्दीपन मिला है उसको अपने स्टार्टिंग एंड से लास्ट एंड तक ले जाने की क्षमता इसमें मिलेगी, जिसे हम कंडक्टिविटी या फिर चालकता कहते हैं। अब ये जो कंडक्टिविटी या चालकता है इसकी स्पीड तंत्रिका कोशिका के अंदर लगभग 60 से 120 मीटर पर सेकंड होती है। बहुत तेज गति से इम्पल्स को ले जाने की या कंडक्ट करने की क्षमता तंत्रिका कोशिका में पाई जा रही है, और उस क्षमता का मान औसतन वैल्यू कितना है, 60 से लेकर 120 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से किसी स्टिमुलस या उद्दीपन को तंत्रिका कोशिका के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तंत्रिका कोशिका उद्दीपन को लेकर जाती है। बहुत तेज स्पीड है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर मिली सेकंड के अंदर ये तंत्रिका कोशिका उद्दीपन को पहुंचा देती है। तो इसकी स्पीड 60 से 120 मीटर पर सेकंड होगी।
तीसरा इसका गुण है ऑल और नन लॉ। अब ऑल और नन लॉ को सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका या तो पूरे उद्दीपन का संचरण करेगी या बिल्कुल भी नहीं करेगी, यानी यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। या तो उसके द्वारा उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा या फिर नहीं ले जाया जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। यानी तंत्रिका कोशिका को जब मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम टाइम या मिनिमम ड्यूरेशन का उद्दीपन मिलेगा तो वह उस उद्दीपन का संचरण करती है। अब यदि हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ड्यूरेशन या टाइम पीरियड बढ़ा दें तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, उद्दीपन को ले जाने की क्षमता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें या तो काम होगा या नहीं होगा। इसकी क्षमता को बढ़ाने पर, ड्यूरेशन पीरियड या टाइम पीरियड को बढ़ाने पर भी इसके अंदर जो उद्दीपन है वो तेज गति से नहीं जाएगा या कम करने पर धीमी गति से नहीं जाएगा। तो सिंपल सा ऑल और नन लॉ का मतलब है कि तंत्रिका कोशिका में या तो काम संपन्न किया जाएगा या काम नहीं होगा। बीच की कंडीशन ये नहीं होगी कि एक बार तंत्रिका कोशिका ने उद्दीपन को ले जाना स्टार्ट किया और बीच में ले जाकर उसको रोक दिया कि मैं थक चुकी हूं, अब मैं उद्दीपन को नहीं लेकर जाऊंगी। या तो वो लेकर जाएगी उद्दीपन को या दूसरी कंडीशन है नहीं लेकर जाएगी। बीच की कोई भी कंडीशन नहीं पाई जाती है, जिसे हम ऑल और नन लॉ के नाम से जानते हैं। सिंपल सा मतलब है कि जो उद्दीपन है मिनिमम स्ट्रेंथ का, मिनिमम ड्यूरेशन टाइम पीरियड का उसको उद्दीपन दे दिया तो वो उद्दीपन का संचरण करेगी। बढ़ाने या घटाने पर उस उद्दीपन के संचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथी इसकी विशेषता होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एक नर्व कंडक्शन इंपल्स के पूरा होने के बाद ही दूसरी नर्व का कंडक्शन होगा। दूसरी नर्व कंडक्शन करेगी या दूसरी नर्व में कंडक्शन होगा। जैसे एक नर्व इंपल्स है, एक तंत्रिका कोशिका के अंदर एक नर्व इंपल्स चल रहा है, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक नर्व इंपल्स स्टार्ट हुआ, ये नर्व इंपल्स यहाँ तक गया है। तो एक नर्व इंपल्स या कंडक्शन जब पूरा हो जाएगा तभी यह तंत्रिका कोशिका दूसरा नर्व इंपल्स उत्पन्न करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये नर्व इंपल्स यहाँ तक गया और यहाँ फिर से कोई दूसरा उद्दीपन मिल गया और इसने फिर से नर्व इंपल्स को स्टार्ट कर दिया। यानी ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। एक नर्व इंपल्स गया, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा नर्व इंपल्स शुरू नहीं होगा। तो इन दो नर्व इंपल्स के बीच में या तंत्रिका आवेग के बीच में कुछ समय का अंतराल पाया जाता है, उस समय अंतराल को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। यानी एक इंपल्स पूरा होने या एक आवेग पूरा होने के बाद ही दूसरा आवेग उत्पन्न होगा। दोनों के बीच में कुछ समय का अंतर मिलेगा, मिलीसेकंड का, उस समय को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड पाया जाता है। मीनिंग क्या है इसका? एक इंपल्स पूरा होने के बाद या एक आवेग पूरा होने के बाद ही दूसरा आवेग उत्पन्न होता है। एक आवेग और दूसरे आवेग के बीच कुछ समय अंतराल पाया जाता है, उस समय अंतराल को ही हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। एक बार एक आवेग पूरा हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। ऐसा नहीं होगा कि आधे आवेग के बीच में ही दूसरा नया आवेग उत्पन्न हो जाए। तो इनमें रिफ्रैक्टरी पीरियड पाया जाता है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड पाया जाएगा। लास्ट इसका एक गुण होता है 5th नंबर का समेशन। समेशन को हम बोल सकते हैं जोड़ना। अब समेशन क्या होता है?
बार बार यदि किसी तंत्रिका कोशिका को वीक उद्दीपन मिल रहा है, कमजोर उद्दीपन मिल रहा है, कमजोर उद्दीपन बार बार किसी तंत्रिका कोशिका को मिल रहा है, किसी नर्व सेल्स को बार बार कमजोर उद्दीपन मिल रहा है, मिनिमम स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ उसकी है, तो उसको बोलते हैं कमजोर स्टिमुलस या वीक स्टिमुलस उसको बोला जाता है। तो बार बार जब तंत्रिका कोशिका को कमजोर उद्दीपन मिलेगा, मिनिमम स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ का उद्दीपन मिलेगा, तो जो तंत्रिका कोशिका है इन कमजोर उद्दीपनों को एक साथ जोड़ देती है। बार बार जो वीक स्टिमुलस मिला, वीक स्ट्रेंथ का मिला, मिनिमम स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस मिला, तो उसको तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जोड़ देगी और जोड़कर फिर वो उसके अनुकूल या आवेग का संचरण करती है। लेकिन ये जो विशेषता समेशन की पाई जा रही है ये हमेशा तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं मिलती है। ये वाली विशेषता न्यूरॉन के अंदर कभी कभी पाई जाती है, यानी हर बार ये नहीं हुआ कि वीक स्ट्रेंथ जो है, वीक स्ट्रेंथ का जो स्टिमुलस या उद्दीपन है उसको तंत्रिका कोशिका जोड़ ले। कभी कभी ये कंडीशन जो समेशन की है, जोड़ने की है, वो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती है, कभी कभी ये क्षमता पाई जाती है। तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के कुछ विशेष गुण हमने पढ़े हैं, इसी कारण ये जो है आवेगों का आसानी से संचरण कर पाती है, तेज स्पीड से संचरण करेगी। फर्स्ट को बोला जाता है उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, सेकंड चालकता, तीसरा ऑल और नन लॉ, रिफ्रैक्टरी पीरियड, पांचवा होता है समेशन। तो इनके ये विशेष गुण है, न्यूरॉन के अंदर ही ऐसे विशेष गुण पाए जा रहे हैं। और इन गुणों का जो अध्ययन है एक उपकरण के द्वारा साइंटिस्टों ने किया है, उस उपकरण को बोला जाता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। इन गुणों का अध्ययन करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया गया है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, CRO के नाम से इसे जाना जाता है। यानी ये ऐसे नहीं है कि मन से बना दिए गए हैं न्यूरॉन के गुण, एक विशेष उपकरण है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप या CRO, उसके द्वारा इन तंत्रिका कोशिका के गुणों की स्टडी की गई है या तंत्रिका कोशिका के गुणों का अध्ययन किया गया है। तो विशेष क्षमता नेचर के द्वारा इन तंत्रिका कोशिकाओं में दी गई है जिससे कि वो इम्पल्स या आवेग का आसानी से संचरण कर सके, आसानी से वो इम्पल्स या आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या संवेदी अंगों से हमारे तंत्रिका तंत्र तक ले जा सकती है। तो ये हमने न्यूरॉन की विशेष प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है और जो उपकरण काम में आता है CRO या कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के द्वारा इन न्यूरॉन की विशेष गुणों का अध्ययन किया गया है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के जो विशेष गुण हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है और हम तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और उसके संचरण के बारे में स्टडी करेंगे कि तंत्रिका आवेग किस प्रकार से उत्पन्न होता है और उस तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। अब तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति में सबसे फर्स्ट पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है, यानी इनके अंदर उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। अभी हमने स्टडी किया था उत्तेजनशीलता का गुण क्या है, न्यूरॉन उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं। क्यों है, उसका कारण क्या है कि इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वह ध्रुवीय अवस्था में होती है, क्योंकि इनकी प्लाज्मा झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में होती है। अभी गुण पढ़ा था उत्तेजनशीलता का, उत्तेजनशीलता का गुण इनके अंदर पाया जा रहा है क्योंकि इनकी प्लाज्मा झिल्ली पॉलराइज्ड स्टेज में या ध्रुवीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब पॉलराइज्ड स्टेट
या ध्रुवीय अवस्था क्या होती है, मेम्ब्रेन या इसकी प्लाज्मा झिल्ली जो है उसके आर पार इलेक्ट्रिकल विभव पाया जाता है। यानी जैसे हम सिंपल वे में बात करें, ये तंत्रिका कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है। अब इस प्लाज्मा झिल्ली में क्या होगा, सामान्य अवस्था के अंदर बाहर की तरफ प्लस चार्ज होगा, ये बाहर की तरफ इसमें प्लस चार्ज पाया जाएगा और अंदर की तरफ इसमें माइनस चार्ज होता है। एक सामान्य कंडीशन में तंत्रिका कोशिका की झिल्ली पर, ये प्लाज्मा झिल्ली है, इस पर बाहर की ओर प्लस चार्ज उपस्थित है और अंदर की ओर इसमें माइनस चार्ज उपस्थित होता है। ये प्लस और माइनस चार्ज जो पाया जा रहा है मेम्ब्रेन के आर पार, इसके कारण इलेक्ट्रिकल विभव यहाँ पर पाया जाता है, विद्युत आवेग यहाँ पर उपस्थित होगा, जिसे ही हम प्लाज्मा झिल्ली की ध्रुवीय अवस्था कहते हैं। ध्रुवीय अवस्था सीधा से याद रखना है, प्लाज्मा झिल्ली पर बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल विभव प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल विभव पाया जा रहा है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली की ध्रुवीय अवस्था कहा जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर विभिन्न प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं। यानी ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, इस प्लाज्मा झिल्ली में विभिन्न आयन चैनल उपस्थित होंगे। आयन चैनल का मतलब होता है कि एक आयन चैनल्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से आयन इसके अंदर जा सकते हैं और इसके बाहर जा सकते हैं। ये जो आयन चैनल उपस्थित हैं, ये चयनात्मक पारगम्य होते हैं। इन आयन चैनलों की विशेषता क्या है, ये आयन चैनल चयनात्मक पारगम्य होंगे। अब चयनात्मक पारगम्य क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये जो आयन चैनल हैं, ये सोडियम को अंदर आना अलाउ नहीं करते हैं, सोडियम को अंदर नहीं आने देते, जबकि पोटेशियम जो आयन है उसको अंदर आने देते हैं। चयनात्मक पारगम्य किस लिए बोला है, हमने चयन कर रहे हैं किस आयन को अंदर आने देना है, किस आयन को अंदर आने नहीं देना है। सोडियम को अंदर नहीं आने देंगे, जबकि ये पोटेशियम को अंदर की तरफ आने देते। सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देंगे सामान्य स्टेज में, और पोटेशियम आयन को ये अंदर आने देते हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं कर रहा है, यानी जब न्यूरॉन के अंदर कोई आवेग नहीं है, कोई इम्पल्स नहीं है, तो विराम अवस्था में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ प्रोटीन जो कण है उनके कारण नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। यानी सिंपल वे में हम बोले, यानी जो स्टार्टिंग से बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में है। ध्रुवीय अवस्था में क्यों है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। चार्ज का जो डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली एक्साइटेड अवस्था में रहती है, उत्तेजित अवस्था में रहती है, जिसे ही हम प्लाज्मा झिल्ली की ध्रुवीय अवस्था बोलेंगे। और प्लाज्मा झिल्ली में अनेक आयन चैनल उपस्थित हैं और ये आयन चैनल चयनात्मक पारगम्य है। सेलेक्ट करते हैं किस आयन को अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। जैसे सोडियम को ये अंदर नहीं आने देंगे और पोटेशियम आयन को क्या करते हैं, अंदर आने देते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें तो मेम्ब्रेन पर बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और अंदर की तरफ कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोडियम आयन के कारण है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम आयन के कारण है। नेगेटिव चार्ज
उसके न्यूरॉन जो है उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन के कणों व अन्य पदार्थों के कारण है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? पॉजिटिव चार्ज तो बाहर सोडियम आयन उपस्थित है उसके कारण है। नेगेटिव चार्ज जो है तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो प्रोटीन के कण पाए जा रहे हैं, अन्य पदार्थ पाए जा रहे हैं, उनके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और सामान्य अवस्था में ये जो चार्ज का जो डिफरेंस है नेगेटिव पॉजिटिव आयनों के कारण जो इलेक्ट्रिकल विभव उत्पन्न हो रहा है उसका मान -70 मिली वोल्ट होता है। यानी ये सामान्य अवस्था में इस चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिकल विभव का मान है। इस कंडीशन में जब बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है तो -70 मिली वोल्ट का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विभव पाया जाता है। और -70 मिली वोल्ट का जो इलेक्ट्रिकल विभव पाया जा रहा है उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इस विभव को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या हिंदी में हम बोलें विराम कला विभव कहा जाता है। सिंपल सा एक बार फिर से समझिए, पॉजिटिव चार्ज प्लाज्मा झिल्ली के बाहर है, नेगेटिव चार्ज अंदर है। चार्ज के डिफरेंस के कारण एक्साइटेड स्टेट में रहेगी और एक इलेक्ट्रिकल विभव यहाँ पर उपस्थित होगा और उस इलेक्ट्रिकल विभव की वैल्यू है -70 MV। इस -70 MV को ही हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विराम कला विभव कहते हैं। और इस -70 MV जो इलेक्ट्रिकल विभव है इसी के कारण प्लाज्मा झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहती है या उत्तेजित अवस्था में रहती है। तो ये कारण है कि किस प्रकार यहाँ पर -70 मिली वोल्ट का चार्ज इसके अंदर पाया जा रहा है। अब आयन चैनल्स की हमने बात की, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, पोटेशियम आयन को अंदर आने दे रहे हैं। आयन चैनल्स के कारण सोडियम आयन के लिए जो है कम पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली और पोटेशियम आयन के लिए क्या होती है अधिक पारगम्य। या हम ये बोल सकते हैं सोडियम के जो आयन चैनल है, जो सोडियम के आयन चैनल हैं वो सामान्य अवस्था में रहते हैं बंद, और पोटेशियम के जो आयन चैनल हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं खुले। सोडियम के आयन चैनल सामान्य कंडीशन में बंद रहेंगे और पोटेशियम के जो आयन चैनल है वो खुले रूप में पाए जाते हैं। सोडियम इसमें नहीं आ सकता है अंदर और पोटेशियम इसमें अंदर आसानी से आ सकता है, जा सकता है। तो ये चयनात्मक पारगम्य है। तो इसके कारण क्या होगा, जो सोडियम आयन के चैनल बंद अवस्था में पाए जा रहे हैं वो केवल किस कंडीशन में खुलते हैं, जब तंत्रिका कोशिका को कोई इम्पल्स प्राप्त होगा, तंत्रिका आवेग प्राप्त होगा, कोई विभव प्राप्त होगा तो ये आयन चैनल खुलेंगे और सोडियम आयन अंदर आएंगे, जिससे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलेगी। तो बंद रहते हैं, केवल जो इम्पल्स मिलने पर या पोटेंशियल या विभव मिलने पर ये ओपन होंगे। अब नॉर्मली हम बात करें तो इसके अंदर कंडीशन क्या हमको दिखाई दे रही है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पाई जा रही है, इसमें बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है, अंदर की तरफ सोडियम आयन कम है। बाहर की तरफ पोटेशियम आयन कम है,
और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ये सीधा सा रीजन है, अभी मैंने बताया सोडियम के लिए ये प्लाज्मा झिल्ली कम पारगम्य है, इसलिए सोडियम बाहर ज़्यादा है, ये आउटसाइड है और ये कहाँ पर है, इन है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर और अंदर। सोडियम के लिए कम पारगम्य है, इसलिए बाहर सोडियम ज़्यादा है। पोटेशियम के लिए प्लाज्मा झिल्ली के आयन चैनल पारगम्य है, इसलिए इसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि इस स्टेज के कारण जो ये सोडियम आयन है ये अंदर की तरफ आने का प्रयास करते हैं और ये पोटेशियम आयन जो है ये कहाँ जाने का प्रयास करेंगे, बाहर की ओर, जिससे कि साम्य अवस्था को बनाया जा सके। ज़्यादा कम है, हमें पता है अणु अपनी उच्च सांद्रता से, आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो ये बाहर से अंदर आने का प्रयास करेंगे, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि साम्य अवस्था को बनाया रखा जा सके, साम्य अवस्था बन सके। लेकिन यदि साम्य अवस्था बन जाएगी तो इसके अंदर इंडक्शन नहीं होगा, जो विद्युत आवेग है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा, विद्युत आवेग नहीं बनेगा, तंत्रिका आवेग नहीं बनेगा। तो इनके अंदर बाहर जाने को रोकने के लिए यहाँ पर एक पंप कार्य करता है, जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। Na पंप के नाम से इसे जाना जाता है। यानी ये अंदर बाहर नहीं हो, इसे रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का पंप इनके यहाँ पर कार्य करेगा, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप इन्हें साम्य अवस्था में नहीं आने देगा, क्योंकि साम्य अवस्था में यदि ये आ जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आगे कंडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप इन्हें आगे आने से रोकने का कार्य करता है। अब सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो क्या करता है, यह पंप सोडियम आयनों को बाहर भेजेगा। ये जो पंप है, इस पंप के द्वारा सोडियम आयन को तो कहाँ भेजा जाता है, बाहर, और पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। यह पंप पोटेशियम आयन को अंदर लेकर आएगा। अब जब ये अंदर बाहर लेकर आ रहा है तो इस पंप के द्वारा 3 सोडियम आयन बाहर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर लाए जाते हैं। यानी ये पंप जब अपना वर्क करता है तो इसके द्वारा 3 सोडियम आयनों को अंदर से बाहर भेजा जाता है और 2 पोटेशियम आयनों को प्लाज्मा झिल्ली के बाहर से अंदर लाया जाता है। तो यहाँ पर जो अंदर बाहर लाया जा रहा है, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज वाले का डिफरेंस है। ये 3 प्लस वाले बाहर जा रहे हैं, 2 प्लस वाले अंदर आ रहे हैं, तो इसके कारण प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर प्लस चार्ज होगा और अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज होगा। ये प्लस माइनस का जो किस कारण उत्पन्न हुए, सोडियम पोटेशियम पंप ने कार्य किया, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाया, 1 प्लस चार्ज का अंतर, 1 प्लस चार्ज बार बार बाहर जा रहा है, तो प्लस चार्ज वाला जो आयन बाहर जा रहा है उसके कारण प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है एटीपी का यूज करता है। इस सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा एटीपी या ऊर्जा का यूज किया जाता है और हमारे भोजन में से जो एनर्जी हमें मिलती है 50% ऊर्जा का उपयोग एक दिन में हमारे शरीर में इस पंप के अंदर ही हो जाता है। यानी जो खाना हम खा रहे हैं उससे जो एनर्जी मिल रही है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप उस एनर्जी का 50% भाग अपने यूज में ले लेता है। बहुत ज़्यादा यूज है, 50% जो एनर्जी है वो केवल सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा यूज में ले ली जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप इस एनर्जी को यूज में ले लेगा या फिर काम में ले लेगा। तो स्टार्टिंग हमने इसके अंदर की थी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है विभिन्न प्रकार के आयनों के लिए किस प्रकार की पाई जा रही है, पारगम्य प्रकार की है, कुछ आयन के लिए पारगम्य, कुछ के लिए ये अपारगम्य है। अब जब ये उच्च सांद्रता बाहर पॉजिटिव आयन की है, अंदर नेगेटिव आयन की सांद्रता है,
तो इसके कारण ये जो धनावेशित और ऋणावेशित का अंतर है, इसके कारण प्लाज्मा झिल्ली जो है वो ध्रुवीय अवस्था में रहती है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के कारण जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें धनावेश और ऋणावेश के कारण मेम्ब्रेन के आर पार इलेक्ट्रिकल विभव उत्पन्न होगा, उसके कारण प्लाज्मा झिल्ली ध्रुवित अवस्था में रहेगी। और विराम स्थिति में इसके अंदर -70 मिलीवोल्ट का चार्ज पाया जा रहा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विराम कला विभव के नाम से इसे जाना जाता है। -70 मिलीवोल्ट का जो चार्ज है उसे विराम कला विभव कहते हैं। के अंदर इस प्रकार से जो प्लाज्मा झिल्ली है उस पर विराम कला विभव पाया जाता है, जिसकी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट होती है। इसका हमने रीजन पढ़ा है, बाहर Na+ आयन ज़्यादा है, अंदर जो है ऋणात्मक आयन है, इसलिए विराम कला विभव पाया जाएगा। Na+ क्यों ज़्यादा है, उसका कारण कौन सा पंप होता है, Na पोटेशियम पंप। 3 Na+ आयन को बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेता है, जिससे बाहर की ओर Na जो आयन है उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और अंदर की ओर प्रोटीन के जो ऋणात्मक कण है उनकी मात्रा ज़्यादा है। ये आवेग के उत्पन्न होने का, आवेग उत्पन्न किस प्रकार से होगा, ये सामान्य अवस्था है, विश्राम अवस्था में है, विराम कला विभव -70 मिलीवोल्ट है। इसके बाद आवेग की उत्पत्ति किस तरह से होगी इसके अंदर, तंत्रिका कोशिका के अंदर, तो ये जनरल कंडीशन है, ये प्लाज्मा झिल्ली, बाहर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और अंदर की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। जनरल कंडीशन में ये स्थिति पाई जा रही है, और इस अवस्था में विराम कला विभव का मान -70 मिलीवोल्ट होगा। अब जब इस तंत्रिका कोशिका को कोई उद्दीपन प्राप्त होता है, इस उद्दीपन प्राप्त हुआ, जो संवेदी अंग हमारे उनसे संवेदना ग्रहण की, उन संवेदनाओं से उद्दीपन प्राप्त हुआ, तो उस उद्दीपन के कारण क्या होगा, जो सोडियम आयन अभी तक प्लाज्मा झिल्ली से बाहर रह रहा था, वह सोडियम आयन अंदर की तरफ एंटर हुआ, सोडियम आयन का अंदर की तरफ गमन होगा। सोडियम आयन जब अंदर की तरफ आएगा तो इस प्लस आवेश की जो माइनस वाला चार्ज था, इसकी जगह पर यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हुआ, बाहर वाला चार्ज कौन सा हो जाएगा, माइनस, उसका जस्ट अपोजिट चार्ज होगा। इसके बाद ये प्लस चार्ज जो है आगे की ओर गति करेगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, बाहर माइनस चार्ज हो जाएगा। फिर ये आगे गति करेगा, प्लस चार्ज, फिर यहाँ पर माइनस चार्ज, ये फिर आगे मूवमेंट करेगा, प्लस माइनस, ये आगे करेगा प्लस, यहाँ माइनस होगा, ये आगे करेगा प्लस, यहाँ माइनस होगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिला है, उस इम्पल्स को आगे की ओर प्रेषित किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक साइट को लेकर चलते हैं, जैसे ये वाली जो साइट है, ये हमने मान ली तंत्रिका कोशिका की ए साइट है, ए स्थल भी हम इसको बोल सकते हैं, ए साइट भी इसको बोला जाता है। उद्दीपन हुआ, उद्दीपन होने के कारण यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, जो प्लस आयन अंदर आए उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर चार्ज को प्लस कर दिया। अभी हम यहाँ ये प्लस वाले मिटा देते हैं, केवल इस पर ध्यान देंगे कि यहाँ क्या होगा। सामान्य कंडीशन थी, सामान्य कंडीशन में जब उद्दीपन प्राप्त हुआ, उद्दीपन को प्राप्त करने के कारण जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ प्रवेश किया। अंदर जब प्रवेश करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस वाला जो चार्ज है किसके अंदर चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर चेंज होगा। ये प्लस के अंदर चेंज होगा, इसके बाद ये जो आवेग है आगे जाएगा, यहाँ से फिर ये किधर जाता है, आगे की ओर गति करेगा। इस ए साइट पर या ए स्थल पर Na+ आयन तीव्र गति से अंदर आते हैं, जिससे
इस ए सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है। विपरीत ध्रुवता कैसे हुई? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस ए साइड पर विपरीत ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अब ए साइड पर जब विपरीत ध्रुवता उत्पन्न होगी, यहाँ भी वही पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो इस ए साइड पर विपरीत ध्रुवता उत्पन्न होती है। विपरीत ध्रुवता यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस विपरीत ध्रुवता के उत्पन्न होने के कारण बाहरी सतह तो ऋणात्मक हो जाती है और आंतरिक सतह धनात्मक। केवल ए साइड की हम बात कर रहे हैं। इस ए साइड में बाहरी सतह कौन सी हो गई? नेगेटिव, और आंतरिक सतह कौन सी हो गई? पॉजिटिव। और ए स्थल पर इस पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत ध्रुवता के कारण इस स्थल का बी ध्रुवीकरण हो जाता है। पहले जो ये अवस्था थी, ये ध्रुवीकरण की अवस्था थी। यहाँ चार्ज चेंज हुए, माइनस बाहर हो गया, प्लस अंदर हो गया, इसलिए यहाँ इस ए साइड का बी ध्रुवीकरण होगा। और जब ए साइड का बी ध्रुवीकरण होता है तो यहाँ पर जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर बी ध्रुवीकरण होने के कारण विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। उस विद्युत विभवांतर को ही हम क्रियात्मक विभव कहते हैं। जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विद्युत विभवांतर को क्रियात्मक विभव के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रियात्मक विभव को तंत्रिका आवेग कहते हैं। जनरल कंडीशन में क्या था? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव चार्ज थे, लेकिन इसे उद्दीपन प्राप्त हुआ। तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन के कारण प्लाज्मा झिल्ली से सोडियम आयन अंदर आए। तो ए स्थान पर बाहर नेगेटिव आयन हो गए और अंदर कौन से आयन हो गए? पॉजिटिव आयन। अंदर पॉजिटिव आयन, बाहर नेगेटिव आयन। यहाँ बी ध्रुवीकरण हो गया, दोनों चार्ज का अंतर हो गया। बाहर इधर प्लस है, इधर नेगेटिव है, इधर प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। तो इसलिए इस ए स्थल का बी ध्रुवीकरण हो जाता है। बी ध्रुवीकरण होने के कारण विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। और जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत विभवांतर को हम क्रियात्मक विभव कहते हैं। और इसी क्रियात्मक विभव को तंत्रिका आवेग के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम तंत्रिका आवेग बोलेंगे। तो ये जो स्थल हमको दिखाई दे रहा है, ए स्थल या साइट है, ये बी ध्रुवीकरण स्थल है, ये ध्रुवीकरण वाले स्थल है। ये भी ध्रुवीकरण वाले हैं, ये ध्रुवीकरण वाले हैं। इसके बाद क्या होगा? ए स्थल से बी स्थल की ओर इस आवेग विभव का संचरण होगा। बी स्थल कहां पर है? यहां पर हम बी स्थल बना देते हैं। ये बी साइड है। ये वाली साइड कौन सी है? बी। इस साइड या स्थल को बोला जाता है बी। ए से जो विद्युत आवेग है वो झिल्ली की आंतरिक सतह पर, ये जो प्लस चार्ज है, आगे की ओर मूवमेंट करेगा, यानी बी साइड की ओर यह जाएगा। जिसके कारण क्या होगा? जब ये आवेग आगे की तरफ जाएगा तो ये जो पॉजिटिव सिंबल हमको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर यहाँ नेगेटिव की जगह आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये बी साइड पर आवेग को भेजा जाएगा। और जब आवेग यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर से वही इस तरफ का जो हिस्सा है, इसका ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण होने पर क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तंत्रिका कोशिका में जाते हैं, अगले स्थल पर जाएंगे, फिर वही चेंज करेंगे, ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, बाहर वाले माइनस हो जाएंगे, सी स्थल पर जाएगा। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका के अंदर आवेगों के संचरण की जो क्रिया है वह संपन्न होती है। आगे जब जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस तंत्रिका कोशिका का लास्ट सिरा नहीं आ जाता है। तंत्रिका कोशिका के लास्ट सिरे तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। पहले बी ध्रुवीकरण होगा, फिर वापस इसी स्थल का ध्रुवीकरण होगा। जब इसका भी ध्रुवीकरण होगा तो इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा।
आगे सी स्थल है उसका भी ध्रुवीकरण होगा तो इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यूअस चलती रहती है और इस तरह से तंत्रिका आवेग को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति है और तंत्रिका कोशिका के अंदर उसका संचरण कहलाता है कि न्यूरॉन के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर यह किस प्रकार से जाता है। अब इसी से संबंधित जो हमने सोडियम का आवागमन पढ़ा है, सोडियम से संबंधित चैनल को हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहते हैं। होता कैसे है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल? इस तरह का ये चैनल पाया जाएगा। इस तरह का ये चैनल इसके अंदर पाया जा रहा है। अब इस चैनल में क्या है, सामान्य रूप से जो है सोडियम आयन के लिए यह चैनल बंद है। ये सामान्य कंडीशन है, सोडियम आयन के लिए अंदर एंट्री के लिए चैनल बंद है। जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिला तो ये जो सोडियम आयन के चैनल है ये ओपन हो जाते हैं और इनसे सोडियम आयन अंदर की तरफ एंटर हो जाता है। सोडियम आयन अंदर एंटर हो, जैसे ही सोडियम प्लस आयन अंदर आते हैं तो अंदर आने के तुरंत बाद जैसे ही अंदर आएंगे ये चैनल जो है वापस बंद हो जाते हैं। एक साइट पर होने वाली क्रिया, जैसे ए साइट पर पहले बंद थे, आवेग मिला, उद्दीपन मिलने पर वो अंदर आ गए, अंदर आने के तुरंत बाद ये चैनल बंद हो जाएंगे। फिर अगले स्थल पर बी साइट पर यही प्रोसेस होगी, पहले वो बंद थे, खुलेंगे, सोडियम आयन अंदर आएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तीसरी साइट पर भी ये बंद हो जाएंगे, यहाँ से स्थल तीसरी साइड पर सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे, अंदर आएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो खुलने और बंद होने के अंदर जो अंतर होता है, यहाँ इस कंडीशन में जो विभवांतर है -70 मिलीवोल्ट है और खुलने पर यह विभवांतर +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। यानी इन दोनों कंडीशन में 100 मिलीवोल्ट का अंतर पाया जाता है। यानी जैसे ही ये अंदर आए, जब ये बंद थे चैनल तब तो विभवांतर -70 मिलीवोल्ट था, इनके खुलने पर +30 मिलीवोल्ट हो गया। तो ये विभवांतर में जो अंतर आ रहा है इसके कारण यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न होगा, एक साइड से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर इस तरह से आवेग को पूरी न्यूरॉन के अंदर भेजने का कार्य किया जाता है। ये डिपोलराइज्ड कंडीशन है, विध्रुवीकरण। इसका जब विध्रुवीकरण होगा, बी साइड पर जब विध्रुवीकरण या डिपोलराइजेशन होगा तो ए साइड पर फिर से कौन सी कंडीशन आ जाती है, ध्रुवीकरण की। इसी तरह से आगे चलेगा, सी साइड पर यदि विध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। यहाँ ध्रुवीकरण होने पर यहाँ ध्रुवीकरण होगा तो यहाँ पर बी ध्रुवीकरण हुआ तो यहाँ ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसी तरह से एक साइड से दूसरी साइड पर ये प्रोसेस चलती रहती है और तंत्रिका आवेग को एक साइड से दूसरी साइड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तंत्रिका कोशिका में पहुंचाया जाता है। से लोकल करंट प्रोड्यूस होगा, ध्रुवीकरण, पहले विध्रुवीकरण, फिर ध्रुवीकरण, पहले विध्रुवीकरण, फिर ध्रुवीकरण, पहले विध्रुवीकरण, फिर ध्रुवीकरण। तो इसके कारण लोकल करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट के थ्रू जो संदेश है उसको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका के अंदर आवेग की उत्पत्ति और संचरण के बारे में है। अब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किस प्रकार से जाते हैं उसकी हमें स्टडी करनी है कि एक तंत्रिका कोशिका में से आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका में किस प्रकार से गमन करते हैं। तो आवेगों के गमन के अंदर इसमें क्या होता है,
सबसे पहले तो तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी एक जो न्यूरॉन है उससे दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेगों का संचरण सिनेप्सिस के द्वारा संपन्न होता है। सिनेप्सिस के द्वारा संपन्न होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आवेग सिनेप्सिस के द्वारा जाते हैं। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, दो प्रकार के हमारे पास तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन है। अब तंत्रिका कोशिका में नीचे हमने पढ़ा था इस तरह की सिनेप्टिक घुंडी पाई जा रही है। तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। ये एक्सॉन है, एक्सॉन के लास्ट वाले पार्ट पर इस तरह की सिनेप्टिक क्या पाई जाती है, घुंडियां, उसी को हमने बड़ा करके दिखाया है। एक तंत्रिका कोशिका की घुंडी ये है, दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है उसके जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से जुड़ा है, ये वाला हिस्सा डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर इस तरह की ये स्ट्रक्चर मिल रही है। डेंड्राइट्स की संरचना को भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, बड़ा, इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है। इन दोनों को, जो ये वाला न्यूरॉन है इसको तो बोला जाएगा पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसको तो हम बोल देंगे पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में हो रहा है ना, ऊपर वाले को बोला जाता है पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, नीचे वाले को बोला जाएगा, यहाँ जो न्यूरॉन रहेगा उस न्यूरॉन को बोला जाता है पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन। दो न्यूरॉन है, एक की जो सिनेप्टिक घुंडी है वो दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है उसके साथ अटैच रहेगी, उससे उसका संचरण होगा, तो एक न्यूरॉन को पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाता है और दूसरे न्यूरॉन को पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच एक दरार पाई जाती है जिसे हम सिनेप्टिक दरार कहते हैं। यहाँ जो ये गैप मिल रहा है इस गैप को बोला जाएगा सिनेप्टिक दरार, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक दरार। और ये जो बन रहा है पूरा इन दोनों के बीच जो संबंध बन रहा है उसे ही हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो एक तंत्रिका कोशिका से आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका में सिनेप्सिस के द्वारा या सिनेप्स के द्वारा गमन करते हैं। सिनेप्स का निर्माण किन किन संरचनाओं से हो रहा है? पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक दरार, ये तीनों, पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन और तीसरा सिनेप्टिक दरार, ये संरचनाएं आपस में मिलकर सिनेप्सिस या सिनेप्स का निर्माण करती है और इस सिनेप्स के द्वारा ही आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर एंटर होते हैं। अब ये सिनेप्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के होते हैं विद्युत सिनेप्स, दूसरे प्रकार के होते हैं रासायनिक सिनेप्स। सिनेप्स तो आ गया ना सबको समझ। सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन जो है वो जुड़ेंगे तो पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन एक पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा और दोनों के बीच सिनेप्टिक दरार होगी। ये तीनों संरचनाओं को मिलाकर हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स के भी दो प्रकार है, पहला विद्युत सिनेप्स है, दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में इस तरह का डायग्राम होगा, जबकि विद्युत सिनेप्स है उसके अंदर क्या होगा, इनके बीच सिनेप्टिक दरार नहीं मिलेगी। विद्युत सिनेप्स को यदि हम बनाएं तो विद्युत सिनेप्स के अंदर ये सिनेप्टिक दरार नहीं पाई जाती है, वहां इस तरह से होगी ये संरचना, ये ऐसे, और इसी के जस्ट पास में दूसरा जो है ये पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये रासायनिक सिनेप्स है, ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है रासायनिक सिनेप्स, और ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है ये कौन सा सिनेप्स है? विद्युत सिनेप्स। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, विद्युत सिनेप्स में सिनेप्टिक दरार नहीं पाई जाती है, जबकि रासायनिक सिनेप्स के अंदर पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो है सिनेप्टिक दरार पाई जाएगी। अब विद्युत सिनेप्स जो है
सीधी सी परिभाषा इसकी है, इसमें दो न्यूरॉन की झिल्लियां पास पास होती है, दो न्यूरॉन की झिल्लियां पास पास है, विद्युत सिनेप्स कहलाएगा। रासायनिक सिनेप्स, इसमें दो न्यूरॉन की झिल्लियां दूर दूर होती है और दोनों के बीच सिनेप्टिक दरार उपस्थित होगी। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का प्रवाह या डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से न्यूरॉन में से जो विद्युत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे दूसरे पश्च में। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर जो वेसिकल्स पाई जा रही है उनमें एक रासायनिक पदार्थ है, तंत्रिका पेशी रसायन। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ACH, ACH का पूरा नाम है एसिटिल कोलिन, ये तंत्रिका पेशी पदार्थ है। ये पदार्थ इस सिनेप्टिक दरार के अंदर आएगा और इसके माध्यम से सूचना को किसमें भेजा जाएगा, पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन में। यहाँ कोई केमिकल नहीं है, डायरेक्ट जो इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ जाते हैं, जबकि इसमें एक रासायनिक पदार्थ मुक्त किया जाता है। रासायनिक पदार्थ सिनेप्टिक दरार में आता है, सिनेप्टिक दरार से फिर पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएगा। विद्युतीय सिनेप्स में जो आवेग का संचरण है वो तीव्र गति से होता है। इस सिनेप्स के अंदर आवेग संचरण तीव्र होगा। यहाँ सिनेप्स का संचरण जो है वो कौन सी गति से संपन्न होता है, धीमी गति से। विद्युत सिनेप्स डायरेक्ट एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली जुड़ी हुई है, रासायनिक सिनेप्स संचरण की तुलना में तीव्र गति से होगा, ये धीमी गति से संपन्न होगा। लेकिन जो आवेग के संचरण की प्रायिकता है, अच्छा आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है विद्युत विभव उत्पन्न होगा, बीच में दरार में जब जाएगा ना बार बार पोटेंशियल उत्पन्न होगा, इसलिए अच्छा आवेग संचरण रासायनिक सिनेप्स के द्वारा होगा और तीव्र आवेग जो संचरण है वो विद्युत सिनेप्स द्वारा होगा। और विद्युत सिनेप्स हमारे शरीर के अंदर बहुत कम होते हैं। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर विद्युत सिनेप्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो रासायनिक सिनेप्स है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो रासायनिक सिनेप्स है उसके अंदर पुटिकाओं के अंदर द्रव से भरी हुई एक अवकाश है, इसमें पुटिका है, पुटिका के अंदर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रसायन पाया जा रहा है। इसके बाद यह सिनेप्टिक दरार पाई जा रही है। जब आवेग का संचरण होगा तो सिनेप्टिक दरार में सिनेप्सिस द्वारा आवेग के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर और इसका एग्जाम्पल है ACH, ये शामिल होता है। यानी यहाँ पर आवेग के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर ACH शामिल होता है। यहाँ रसायन शामिल होते हैं। ये रसायन क्या करते हैं, जैसे ही आवेग आएगा ये रसायन से भरी पुटिका इधर की तरफ गति करेगी नीचे की तरफ, यहाँ से पुटिका इसके अंदर आएगी और इनके माध्यम से आवेग को फिर पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से आवेग के संचरण की क्रिया जो है सिनेप्स के द्वारा संपन्न होती है। सिंपल वे में एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करें। तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संचरण है वो सिनेप्स संरचना के द्वारा होगा। तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स संरचना द्वारा जाता है। सिनेप्स संरचना क्या होती है, दो न्यूरॉन जो है उनके बीच जो संबंध है उसे हम सिनेप्स बोल सकते हैं। और सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा झिल्ली से होगा। अब दो प्रकार के सिनेप्स होते हैं, एक विद्युत सिनेप्स, दूसरा रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स में एक न्यूरॉन की झिल्ली दूसरे न्यूरॉन की झिल्ली से जुड़ी हुई होती है, यानी यहाँ पर सिनेप्टिक दरार नहीं पाई जाती है। जबकि रासायनिक सिनेप्स में पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच सिनेप्टिक दरार पाई जाएगी। इसके अंदर तेज गति से आवेग का संचरण होगा, रासायनिक सिनेप्स के अंदर धीमी गति से आवेग का संचरण जो है वो संपन्न होता है। इसके बाद जो रासायनिक सिनेप्स है, रासायनिक सिनेप्स जो पाया जा रहा है उसकी पुटिका के अंदर या पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन की पुटिका के अंदर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जा रहा है। जैसे ही आवेग मिलेगा ये एसिटिल कोलिन नीचे की तरफ गति करता है, सिनेप्टिक दरार में आता है। सिनेप्टिक दरार के अंदर आकर ये दूसरा जो पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके ग्राही से जुड़ जाता है, रिसेप्टर से जुड़ जाता है और संदेश को पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन पर पहुंचा दिया जाता है।
अब इस प्रकार का जो आवेग है, इस जुड़ाव के कारण आयन चैनल खुल जाएंगे। जब ये आवेग यहाँ से यहाँ आया तो जो सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम के चैनल खुल जाते हैं और आवेग का जो संचरण है वो आसानी से हो जाता है, या पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके ऊपर आवेग का संचरण हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से इसमें आवेग का संचरण होगा और तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति होती है।